Welcome again, students. So in the previous class, I have asked one question कि ऐसे बॉडीज कुछ अरेंज हुआ था, ओके ऊपर भी कुछ था ऐसे। तो ये बॉडी था ए, ये था सी, ये था सी, ये था डी, ये था बी, ये था बी, ये था ए, ये था डी, ये ए, अगेन डी। तो ए बी डी आर चार्ज्ड। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था ए बी डी आर चार्ज्ड, सी न्यूट्रल। न्यूट्रल बॉडी मतलब इंड्यूस होकर ऑलवेज अट्रैक्ट होगा, उसमें तो कोई ये नहीं। क्वेश्चन पे और क्या दिया था, ए बी के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, सी ए के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, ओके डी ए के बीच में रिपल्सन हो रहा है, ओके सी तो न्यूट्रल है। सो ए बीच में ए, तो डी ए सेम साइन होगा, लेट ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ओके तो अगर ए पॉजिटिव है तो बी पक्का नेगेटिव होगा। तो ए पॉजिटिव है, ये तो न्यूट्रल है, इंड्यूस होगा। चलो डी पॉजिटिव है तो ये तो भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्शन होगा इंड्यूस करके। बी डी, बी नेगेटिव, डी क्या है पॉजिटिव, ये भी अट्रैक्ट होगा, तो दोनों अट्रैक्शन होंगे। ये भी अट्रैक्शन होगा, ये भी अट्रैक्शन होगा, दोनों अट्रैक्शन होंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट पार्ट को चलते हैं, दैट इज कूलम्ब्स लॉ। वेरी इंटरेस्टिंग वन, कूलम्ब्स लॉ। तो बहुत इंपॉर्टेंस इसका क्यों है, ये लॉ का जो मैथमेटिकल एप्लीकेशन है, बच्चे कभी कभी गलतियां करते हैं, उसमें क्या क्या गलतियां होते हैं उसको मैं ये वीडियो में बताऊंगा। तो मैं उसके डेफिनेशन को बाद में जा रहा हूं, पहले उसको समझा रहा हूं। पहला बात, अगर दो पॉइंट चार्ज है, क्या मैं बताया, पॉइंट चार्ज इंपोर्टेंट, एंड आर एट रेस्ट, दैट मीन्स स्टैटिक, तो मैं ये कूलम्ब्स फोर्स निकाल सकता हूं। अगर ये भाग रहे होंगे चार्ज, इफ चार्जेस आर मूविंग विद सम वेलोसिटी, देन द नेट फोर्स इज नॉट कूलम्ब फोर्स। अलग भी उसमें कुछ आएगा जो कि मैग्नेटिक फोर्स है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए कूलम्ब्स लॉ अगर कहीं लगा रहे हो, वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए और स्टैटिक भी होना चाहिए, पहला बात। चलो तो मैं यहां पे दो चार्ज पहले बनाता हूं। ये एक चार्ज है, प्लस चार्ज लेट, आर दूरी पर एक माइनस चार्ज रखा गया है, समझ में आया? इतना तो ये पॉइंट चार्ज है, इतना तो हमें पता है। अगर पॉइंट चार्ज है, डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, ओके तो ये अगर एक नंबर चार्ज, ये दो नंबर चार्ज, तो इनके ऊपर फोर्स एक नंबर के, अगर एक नंबर के ऊपर फोर्स की बात किया जाएगा तो एक नंबर को ऐसे अट्रैक्ट करेगा फोर्स, दो नंबर, ओके एंड दो नंबर का अगर बात किया जाएगा, दो नंबर को ऐसे अट्रैक्शन मिलेगा। तो इसको मैं कहता हूं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। क्या मैं बताया, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। इसको ऐसे में लिखा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। क्लियर? सो ये जो दोनों फोर्स होगा, वो कूलम्ब्स, उनका पूरा नाम था चार्ल्स डी अगस्टिन कूलम्ब, ओके 1785 में ये लॉ दिए थे। उन्होंने क्या बताया, ये जो फोर्स F12 हो या F21 हो, उनका मैग्नीट्यूड खाली मैं बात कर रहा हूं, डायरेक्शन का नहीं, वो क्या होगा, सम कांस्टेंट के, दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट Q1 Q2 लिख रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, उनका बीच का दूरी, ओके ये उनका फॉर्मूला बन गया। ओके दोनों इक्वल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो नेक्स्ट में देखते हैं, अगर ये प्लस चार्ज हुआ तेरा
ये तेरा माइनस चार्ज हुआ। समझ में आ रहा है? तो प्लस चार्ज को इधर मिला अट्रैक्शन फोर्स, इसको इधर मिला, दोनों इक्वल एंड अपोजिट। ये भी अगर फोर्स एफ है, ये भी फोर्स एफ है। ओके, यहां पे और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पहले समझ लेना, फिर डेफिनेशन को जाएंगे, जिसमें पहले 2 पॉइंट बता चुका हूं कि ये पॉइंट चार्ज होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, दिस फोर्स acts along the line joining the two charges, joining the two charges। दोनों चार्ज मेरे पास है, वहां पे एक पहले लाइन काट दो, ऐसे एक लाइन खींच लो, एक लाइन खींच दिया था मैंने दोनों को, तो ये लाइन पे ही फोर्सेस रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। अगर कैसे तुम्हें बेसिक क्वेश्चंस कैसे कंफ्यूज कराएगा, देखो हमें पता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। बच्चे क्या करते हैं, ये डायरेक्शन का बात डेफिनेशन में नहीं लिखते हैं, डायरेक्शन का बात डेफिनेशन में नहीं लिखते हैं, तो वहां पे गलतियां होता है। सो एक ऐसा दिया होगा, ये एक प्लस चार्ज है, ये एक माइनस चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, खाली ये भी ऐसे कर लिया F12, इधर भी F12, इक्वल एंड अपोजिट हो गया। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है क्या? नहीं। ये जो फोर्स नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन में यहां पे लिख चुका हूं, एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, तो ये लाइन में रहना चाहिए, ये जो दोनों फोर्स है ये लाइन में रहेगा तो हो सकता है। समझ में आया? तो मैं क्या बताया, 3 चीज अभी बताया, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, फोर्स का जो डायरेक्शन है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ये 3 चीज को ध्यान में रखना होगा। चलो नेक्स्ट वीडियो को चलता हूं और कुछ समझाता हूं, इसमें पहले समझते हैं, इंपॉर्टेंट है समझना। ये प्लस क्यू माइनस क्यू, उसका मैग्नीट्यूड मैंने लिख लिया, डायरेक्शन के बारे में भी हो गया, थोड़ा फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सोचते हैं। ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, ये एफ इक्वल एंड opposite forces acting on 2 different object। एक ऑब्जेक्ट में थोड़ी काम कर रहा है, अलग अलग ऑब्जेक्ट में फोर्सेस काम कर रहे हैं, on 2 different object। that means ये दोनों क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन, ये एक्शन रिएक्शन पेयर का मेन फंडा होता है कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन 2 डिफरेंट बॉडी अगर है तो एक्शन रिएक्शन पेयर है। और भी एक है, एक्शन रिएक्शन होने के लिए और एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्सेस शुड बी ऑफ सेम नेचर, सेम नेचर का भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब हमारे 4 तरह की फोर्स हम पढ़ते हैं, हालांकि अभी 5th टाइप का फोर्स के ऊपर भी रिसर्च चल रहा है। ओके, हम पढ़ रहे हैं पहला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो यहां पे जो फोर्सेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, दोनों इक्वल टाइप का फोर्स भी, सेम टाइप का फोर्स भी होना चाहिए, नहीं तो एक्शन रिएक्शन नहीं होगा। लेट एक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक होता, दूसरा फोर्स ग्रेविटेशनल होता, हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता, अपोजिट एक्टिंग भी रहता लेट, तो वो दोनों फोर्स कभी भी एक्शन रिएक्शन नहीं बनेंगे। एक्शन रिएक्शन बनने के लिए दोनों फोर्स, जो पेयर वाला फोर्स है, वो दोनों सेम नेचर का होना चाहिए। तो समझ में आया? और कुछ ओके, ये फोर्सेस के बारे में और कुछ जानेंगे, या ये लॉ के बारे में और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स में लिखाता हूं, इसको ध्यान देना। कूलम्स लॉ इज ए यूनिवर्सल लॉ, याद रखना। ओके, इट इज ए लॉ, लॉ को कभी तुम डिराइव नहीं कर सकते। ओके, कूलम्स लॉ यूनिवर्सल, इसका तुम प्रूफ या वेरीफाई कर सकते हो, इसको डिराइव, लॉ कभी
प्रूफ मतलब डिराइव नहीं कर सकते, उसको वेरीफाई कर सकते हो। ओके, और तो बता चुका हूं ये ओनली एक्ट फॉर पॉइंट चार्जेस। ओके, देखो इट इज जो मैग्नीट्यूड में बताया इट इज एनालॉगस टू ग्रेविटेशनल फोर्स, बट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलम्स फोर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ओके, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में काम करता है? मास। मास एक तरह की है, थोड़ी ना पॉजिटिव मास नेगेटिव मास, ऐसे तो कुछ नहीं है हमारे लिए, एक टाइप का मास है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि दो टाइप का चार्ज है भाई मेरे पास, पॉजिटिव है नेगेटिव भी है। ओके, देन और क्या है, तो एक एग्जांपल के दौरान लेता हूं। एक अगर प्रोटॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, कोई आर दूरी पर उनको रखा गया है। अगर इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स को मेजर किया जाए, इट इज अबाउट 10⁻39, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरी वेरी लार्जर देन एफ ग्रेविटेशनल। उस टाइम भी पढ़ाया था, मतलब 11th में पढ़े होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट इन नेचर। ओके, चलो देन लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव का मतलब लेट ए पॉइंट से बी पॉइंट बहुत सारा पाथ दे के मैं जा रहा हूं। ओके, तो मेरा जो वर्क डन होगा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो है उसी के ऊपर, ओनली इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करे, जो भी पाथ में जाओ। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पाथ 1, 2, 3 सब में सेम है। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसे भी लेके तुम चार्ज को रखो, उनके बीच का जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा, मतलब पाथ 1 में जाओ चाहे पाथ 2 में जाओ चाहे पाथ 3 में जाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तीनों पाथ में सेम होगा। ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ओके, अगर कोई क्लोज्ड लूप में इनिशियल पॉइंट जो है अगर वही फाइनल पॉइंट हो गया तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। समझ में आ रहा है? चलो, तो कंजर्वेटिव इन नेचर, तो पाथ मतलब यहां पे एक लिख सकते हैं इसे, कंजर्वेटिव का मीनिंग होता है वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इंडिपेंडेंट ऑफ टोटल पाथ ट्रेवल्ड। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, अगर दो चार्ज है मेरे पास, लेट ये एक चार्ज ये एक चार्ज। ओके, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, ये 1 नंबर चार्ज ये 2 नंबर चार्ज। तो इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। लेट में 3 नंबर एक चार्ज Q3 इधर रख दिया, ये फोर्स 1 2 में कुछ चेंजेस नहीं होगा, हालांकि ये ब्लेड पॉजिटिव अगर है ये भी एक फोर्स ऐसे लगाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ओके, ये अलग सा फोर्स होगा। 1 नंबर चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कुछ भी हो सकता है, मगर जो इंडिविजुअली जो चार्जेस है दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, तो हम लिख सकते हैं ऐसा, द इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक भी कहा जाता है, फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन 2 point charges, 2 point charges is
independent of the presence of other charges। अगर बाकी अदर कोई चार्ज भी है, जैसे Q3 यहां पे प्रेजेंट है, F12 में कुछ चेंज नहीं होगा, नेट में क्या चेंजेस होगा अलग बात है। ओके, देन देखो हमने अभी तक सीखा है कि प्लस प्लस चार्ज के बीच में क्या होता है, पॉइंट चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है। मगर सोचो न्यूक्लियस का बात, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, पॉजिटिव प्रोटॉन्स है, बहुत क्लोजली है, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी काम कर रहा है। ओके, दैट मीन्स वहां पे अलग फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। ओके, सो अगर दो चार्ज, हम ऐसे कह सकते हैं, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस is of the nuclear order, nuclear radius which is about 10 to minus 15 मीटर पकड़ सकते हो ऑर्डर, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स कम्स इनटू प्ले। समझ में आ रहा है? सो दैट मीन्स, तो यूजुअली हम कहां पे एक्सपीरियंस कर पाएंगे, 10 to minus 15 मीटर से ज्यादा अगर डिस्टेंस है तो हम इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। हो गया। अभी थोड़ा डायरेक्शन के बारे में हम लिखते हैं, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ मतलब एक फोर्स है, समझ रहे हो ना, एक फोर्स है, तो फोर्स को हम कैसे लिखेंगे। देखो मैं पहले समझाता हूं मेरे लैंग्वेज में, फिर तुम किताबी में जैसे लिखा गया उसे भी समझा दूंगा। ओके, चलो, ये प्लस क्यू चार्ज है आर दूरी पर, माइनस क्यू चार्ज है। समझ में आ रहा है? सो ये लाइन है तेरा, ये लाइन पे ही एक्ट करेगा फोर्स। चलो, तो ये 1 नंबर बॉडी, मैं बोल रहा हूं कि ये 1 नंबर, ये 2 नंबर बॉडी। ओके, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिखना है। यहां से यहां तक का दूरी आर है, तो मुझे पता है क्या लिखता था मैं, इसको लेट Q1 कह दो, इसको Q2 कह दो, तो हमारा तो K Q1 Q2 R स्क्वायर एंड R यूनिट वेक्टर। R देखो मैं अभी यूनिट वेक्टर कैसे, मतलब वेक्टर मतलब क्या है, एक अगर वेक्टर को लिखूंगा मैं, लेट ए वेक्टर मेरे पास है, इसको कैसे लिखा जाता है, ए का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऐसा इसका मैग्नीट्यूड एंड ये फोर्स का डायरेक्शन। किसके ऊपर ये फोर्स है, 1 नंबर चार्ज के ऊपर, ऑब्वियसली इधर। समझ में आ रहा है? देखो ध्यान दो मैं क्या क्या बोल रहा हूं। ओके, सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, के Q1 Q2 R स्क्वायर, इसको R वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड, तो ये क्या बन जाएगा, देखो रे, के Q1 Q2 बाई आर क्यू, R वेक्टर। देखो यहां पे ये मेरा R वेक्टर है x डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसा इस टाइप का एक फॉर्मूला बन गया, के Q1 Q2 बाई आर क्यू। अगर मैं F21 लिखना चाहता हूं, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, Q1 Q2 बाई आर क्यू। अभी जो देखो डायरेक्शन, ओके, अभी जो डायरेक्शन है ग्रीन कलर में यहां पे बनाया हूं मैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अगर आर वेक्टर इस तरफ है, आर वेक्टर, तो इस तरफ वेक्टर को हम माइनस आर कहेंगे। अगर उस तरफ को मैं प्लस आर मानता हूं तो इसको माइनस आर कहूंगा, तो इधर मैं माइनस आर लिख देता हूं। क्या है, समझ में आया? ओके, तो ये जो आर वेक्टर को निकालेंगे कैसे, अगर प्रॉब्लम में दे दिया है तो अच्छा बात है, लेट तुमको पता है प्रॉब्लम में कि ये तेरा एक्स एक्सिस है, तो तू आर आई कैप लिख लेगा, ये वाला को माइनस आर, आर वेक्टर को क्या लिखेगा, आर माइनस आई कैप लिखेगा। अगर तुझे पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस,
ओके, दैट मीन्स ये चार्जेस का अगर कोऑर्डिनेट्स तुझे पता है तो आराम से लिख सकता है। देखते हैं तुम्हारी किताब में जैसे दिया है कोऑर्डिनेट के हिसाब से। ओके, तो मैं पहले एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेता हूं। तो मेरे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है ये, ओके। तो यहां पे मैंने दो चार्ज रखा है, ये तेरा Q1 है, ये तेरा Q2 है। ओके, लेट ये XY प्लेन में है, जेड को मारो गोली, अभी के लिए उस काम का नहीं, हो भी सकता है, लेट इट, वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कैसे वो निकाल, उस वेक्टर का है। ओके, तो देखो अभी सबका पोजीशन वेक्टर, ये इसका पोजीशन वेक्टर R1 लिखता हूं, इसका पोजीशन वेक्टर R2 लिख सकता हूं, और आराम से लिख सकते हैं ना, लेट इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। तो R1 वेक्टर क्या लिखा जाएगा, याद है कुछ 11th का पढ़ाई, x1 i कैप y1 j कैप। वैसा R2 वेक्टर को क्या लिखूंगा, x2 i कैप y2 j कैप। समझ में आया? मैं अभी क्या निकालूंगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो दोनों पॉजिटिव है यहां पे भाई। ओके, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अभी ध्यान दो, पहले ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर देता हूं, क्योंकि फोर्स तो ये लाइन पे ही काम करेगा ना। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इसको इधर लगेगा फोर्स। ओके, इसको फोर्स इधर लगेगा, दिस इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। क्लियर? सो देखो इसका जो डायरेक्शन है, यहां पे जो मेरे को ट्रायंगल मिला है, कैसे देखो, वो ट्रायंगल को फिर से बना रहा हूं। ये R1 वेक्टर, ये तेरा R2 वेक्टर, और यहां पे R जो फोर्स 1 2 का डायरेक्शन पे मैं R2 से 1, ये 2 नंबर पॉइंट है, ये 1 नंबर पॉइंट है, इसको R21 नाम देता हूं मैं। ओके, तो ये डायरेक्शन है। तो इसको अगर वेक्टर को देखोगे रिजल्टेंट के हिसाब से, तो R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर। तो मुझे R21 वाला चाहिए, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो फोर्स 1 2 इक्वल टू, अभी मैं क्या लिखूंगा ध्यान देना, मैग्नीट्यूड तो बहुत आसान से लिख सकते हैं, K Q1 Q2, वहां से यहां तक का दूरी लेट R121 का मैग्नीट्यूड का क्यूब कह सकते हो, R21 वेक्टर। समझ में आया? तो इसको अगर और थोड़ा सा Q1 Q2 R21 का होल क्यूब, R21 वेक्टर को कैसे लिखेंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। देखो कैसे याद रखोगे, मैं टेक्निक बता रहा हूं। देखो ये टेक्निक सीखो। तो पहले क्या करना, दोनों चार्ज को देख लेना, किसके ऊपर फोर्स पूछा गया है। जैसे कि ये एग्जांपल में किसके ऊपर फोर्स पूछा गया है, 1 नंबर चार्ज के ऊपर। तुमको डायरेक्शन तो पता है, 1 नंबर के चार्ज के ऊपर डायरेक्शन क्या है, इधर है। ये जो डायरेक्शन को तुम क्या कहोगे, 2 से 1 की तरफ। मैं क्या बताया, ये जो फोर्स का डायरेक्शन है 2 से 1 की तरफ, ये जो डायरेक्शन है 2 से 1, 2 से 1 मतलब उनके बीच में दूरी कैसे लिखोगे, लेट कहा जाएगा दिल्ली से मुंबई। तुम्हारा घर से मेजर कर कहोगे दिल्ली से मुंबई कितना दूरी है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई का डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर माइनस दिल्ली का पोजीशन वेक्टर, दोनों को माइनस कर दोगे पोजीशन वेक्टर को, तो दिल्ली से मुंबई आ जाएगा। ऐसे 2 से 1 की तरफ, तो पहले 1 का पोजीशन वेक्टर, फिर 2 का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दोगे। समझ में आया? आई थिंक समझ में आया होगा। वैसा पूरा एग्जैक्टली अगर मैं लिखना चाहता हूं फोर्स टू 1 वेक्टर, ओके,
K Q1 Q2 R12 अभी हो जाएगा, देखो डायरेक्शन R12 वेक्टर, क्योंकि ये देखो इसके ऊपर जो 2 के ऊपर जो फोर्स लगेगा इधर, ओके। तो ये कहां से कहां, 1 से 2 की तरफ, तो 1 से 2 की तरफ मतलब K Q1 Q2 बाई R12 का क्यूब, 1 से 2 की तरफ पहले 2 वेक्टर देन 1 नंबर पोजीशन वेक्टर। समझ में आया? हो गया? चलो, तो मैं थोड़ा सा एक यहां पे गलतियां क्या होता है देखो, नेक्स्ट एग्जांपल में बताता हूं। अगर वही प्रॉब्लम है, वही सेम कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करता हूं खाली, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे माइनस क्यू चार्ज Q2 चार्ज है, तभी वैसा ये तेरा R1, ये तेरा R2। अभी 1 नंबर के ऊपर अगर फोर्स पूछा जाएगा किधर होगा, इधर लगेगा, ये डायरेक्शन में फोर्स 1 2। अभी कैसे लिखोगे, तो देखो कहां से कहां हो रहा है, 1 से 2 की तरफ, तो ऐसे लिख लेंगे, K लिख लो, Q1 Q2, यहां से यहां का जो दूरी है उसको मैं अभी लिख रहा हूं कहां से कहां, 1 से 2, कि 2 को पहले लिख लो, ओके। 1 से 2 फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो R21 का क्यूब। समझ में आया? इसे पहला स्लाइड में देखो, F12 क्या होता, R1 माइनस R2, इधर क्या हुआ, R2 माइनस R1। समझ में आया? तो पहले डायरेक्शन देख लेना, उसके हिसाब से लिखना कहां से कहां तक डायरेक्शन है, जो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ओके। इसको कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, ओके। सो लास्ट में मैं डेफिनेशन बताने के लिए कहा था, तो कूलॉम्स लॉ का डेफिनेशन बहुत आसान है, तो तुम कह सकते हो तो फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस directly depends on the product of the magnitude of the charges and inversely related to the square of the separation between them and acts along the line joining the two charges, ओके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रॉब्लम्स, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ओके, उसके कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स वेक्टर को लेके, वेक्टर फॉर्म को लेके बनाऊंगा। थैंक यू फॉर द बेसिक्स क्लास, थैंक यू।